हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और ये है कार्डोवा पब्लिकेशन की बुक, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी हद तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम हैं हार्वेस्टिंग पर। व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। मतलब किसी भी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में कितने टाइम लगता है? 3 to 4 months लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब जब हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई है, उसको काटना और उसको तरीके से रखना ताकि उसमें कोई भी कीड़ा ना लगे, या हमारी जो फसल कट कर आई है वो ख़राब ना हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। वंस द क्रॉप मैच्योर्स इट इज़ हार्वेस्टेड, कट एंड गैदर्ड। जब जैसे ही हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, मतलब तैयार हो जाती है, उसको हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब होता है कट करना और उसे गैदर करके रखना, उसे संभाल कर उसको स्टोर करना। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज द ग्राउंड। या तो हम हार्वेस्टिंग में ज़मीन से उसको खींच सकते हैं जो हमारी क्रॉप है, या फिर हम ग्राउंड से टच करके उसको कट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका हार्वेस्टिंग होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हार्वेस्टिंग का मौसम होता है, उस टाइम पे आपके यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली जो अभी गया है, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। ये सारे आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी कहलाए जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब या तो सिकल से मैनुअली आप कर सकते हो, या फिर आप हार्वेस्टर से कर सकते हो। सिकल क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये रही उसकी पिक्चर, जिसको हम हिंदी में आई थिंक खुरपा कहते हैं। खुरपा इस तरह का नहीं होता, उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मुझे बेसिकली इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता कि गाँव में उसको क्या बोलते हैं, बट ये मैंने बहुत देखा हुआ है क्योंकि हमारे गांव में ये यूज़ होता है। लेडीज़ यूज़ करती हैं इसको, और मशीनरी भी यूज़ होती है ताकि क्रॉप कट जाए। ठीक है। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। शाफ में से जो उसके ऊपर जो कवर होता है ना, उस पे से भी हमें क्या करना, जैसे आपके पास आपने राइस की कोई क्रॉप आपने लगाई थी, अब आपने उसको काट लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि उसके ऊपर एक छिलका लगा होता है। ठीक है, उस छिलके को हमें हटाना होता है, तब उसके अंदर आपका एक चावल का दाना होता है। तो इस तरीके से उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, और बाय मेकिंग फार्म एनिमल्स trample the crop. A machine called thresher is also used for threshing. In large farms, a machine called combine is used. A combine machine performs a dual job as a harvester and the thresher. अब देखो, ये एक मशीन है जो कि हार्वेस्ट भी करेगी और थ्रेश भी करेगी, और आपकी जो फसल है वो आपको, जो आपने क्रॉप लगाई थी, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि आपने राइस की क्रॉप लगाई थी। ठीक है, तो ये राइस की क्रॉप को काट रहा है, काटने के साथ साथ इसी के अंदर एक और मशीनरी है जो कि उसका जो ऊपर का छिलका है ना, उसको थ्रेशिंग भी कर रहा है और आपको चावल का दाना अलग करके दे रहा है। दैट मीन्स पूरा प्रोसेस ये एक मशीन आपको करके दे रही है। यही प्रोसेस आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका डिजिटल का ज़माना है, तो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग इस तरह की मशीनें यूज़ करते हैं। ये मशीनें बहुत महंगी भी होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर ख़रीद लेते हैं। जैसे कि एक ही फैमिली के काफ़ी सारे मेम्बर्स हैं, सबका यही काम है, तो फिर जब सब एक साथ मिलकर खरीद लेते हैं तो वो बारी बारी से अपने क्रॉप को इस तरीके से हार्वेस्ट करते हैं, और थ्रेशिंग भी होती है। तो ये सबके लिए बेहतर हो जाता है कई बार। द ग्रेन सेपरेटेड बाय द अबव मेथड नीडेड बी विनोड। अब ये जो हम लोगों को ऊपर वाले मेथड से मिली है कोई भी क्रॉप ग्रेन्स, उससे हम क्या करना होता है? विनोड उसको करना होता है। विनोइंग हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। अब भाई उसने सेपरेट तो कर दिया, लेकिन वो दोनों मिक्स होके आ रहा है। दैट मीन्स वो जो हस्क है और वो जो चावल का दाना है वो दोनों एक साथ है, उसने अलग अलग कर दिया, लेकिन अभी भी मिक्सअप है। जैसे चावल और आप ये हस्क ब्लैक ब्लैक देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। या तो आप इसको अलग हाथ से भी इसको हम फटकते हैं चावल को, और बांस का बना होता था, बैत का बना हुआ होता था, मुझे अभी भी याद है। और मेरे घरों में अभी मेरे घर में अभी भी यूज़ होता है, मम्मी यूज़ करती हैं, मुझे पता है अच्छे से। और मेरे गांव में, मतलब मेरे ससुराल में भी है जो कि यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर एक आती हैं जो हमें हमेशा गेहूँ साफ़ इसी तरीके से करके देती हैं, इसी तरीके से उसकी सफाई होती है।
तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये बाय हैंड है, मैनुअली है, लेकिन इसके लिए आपको एक ना एक बंदे की ज़रूरत होती है। अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको खुद करना पड़ेगा। ओके। While the light husk and hay are blown a light farther away by the wind, winnowing is also done by a machine called winnowing machine. अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल स्ट्रेट, जो ग्रेन्स होते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं तो वो एकदम से कहाँ गिर जाते हैं, आपकी ज़मीन पर गिर जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये जो हस्क होता है ये बहुत लाइट वेट होता है तो ये हवा से उड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है। विनोइंग की मशीन्स भी बहुत सारी आती हैं, वो भी आप यूज़ करके अपने ग्रेन को अलग कर सकते हैं। स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज़ नेसेसरी टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर एज प्रॉपर स्टोरेज प्रोटेक्ट्स द फूड ग्रेन। ये आपको मैंने बताया ही था कि अगर आपने कोई क्रॉप लगाई है, उसमें आपने ग्रेन लगाए हैं, तो ग्रेन में बहुत जल्दी उम्मीद होती है कि रेड्स वगैरह आ जाएंगे या फिर कोई कीड़ा लग जाएगा, तो हमें इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को आपको पेस्ट से, रोडेंट से या फिर माइक्रोब से बचा के रखना पड़ता है। अगर आपने इसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया तो 10% से ज़्यादा जो क्रॉप है आपकी ख़राब हो जाएगी, और आई मीन मोस्ट ऑफ द क्रॉप आपकी ख़राब हो जाएगी, जिससे की वजह से यही कहा जाता है कि इंडिया की जो 10% से ज़्यादा क्रॉप है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से ख़राब होती है। मतलब हर साल इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स जो हैं सिर्फ प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से नुकसान उठाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव the harvested crop grains have more moisture content, so before storing them the grains are properly dried in the sun. अब हमने जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट की है उसमें थोड़ा सा पानी का कंटेंट होता है, क्योंकि भाई वो खुले में है, आसमान के नीचे है, तो बारिश धूप सब कुछ होता है। तो जब हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया है उसके बाद हमें उस ग्रेन को धूप में सुखाना होता है, उसका मॉइस्चर पूरा निकालना होता है, और जब वो अच्छे से सूख जाते हैं उसके बाद ही हमें उसको स्टोर करना होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी होगी और हमने उसको स्टोर कर लिया तो ज़्यादा उम्मीद है कि उसमें कीड़ा लग जाएगा। वैसे तो बहुत सारी मशीन्स भी आती हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हो। ड्राई फ्रूट ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन सुटेबल स्टोरेज कंटेनर्स। फिर वो सुटेबल स्टोरेज कंटेनर्स में होते हैं। ज़्यादातर इस तरीके के सिलेंड्रिकल कंटेनर्स आपने गांव में रखे हुए देखे होंगे, मेरे ससुराल में भी हैं, मेरे नानी के घर में भी हैं, मेरे घर में भी हैं, तो बहुत सारे ये रखे रहते हैं। ठीक है। ऑन अ स्मॉल स्केल फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, या तो जूट बैग्स में या फिर मेटालिक बिन्स में रखे जाते हैं। ये जूट बैग्स हैं तो इसमें भी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि इसमें भी ना रखें, क्योंकि ना इसमें ना ज़्यादातर रैट्स घुस जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रेन्स है ना वो खा जाते हैं। ऑन अ कमर्शियल लार्ज स्केल में फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज और इन सिलोज। तो गनी बैग्स में, लार्ज स्केल पे हमेशा गनी बैग्स में स्टोर किए जाते हैं। गनी बैग्स फिल्ड विद ड्राइड फूड ग्रेन्स आर स्टैक्ड इन अ लार्ज ग्रीनरी, मतलब गोडाउन में रखा जाता है, और 60 to 70 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल्स ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म्स, मतलब वॉल से 60 सेंटीमीटर अवे रखा जाता है वुडन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और जो कि 10 to 15 सेंटीमीटर अबव होते हैं ग्राउंड से, ताकि कोई भी उन पे मॉइस्चर ना लगे ज़मीन से। रीज़न ये होता है उसका, और ताकि दीवार से, जैसे बारिश हो जाती है तो दीवार में नमी आ जाती है ना, तो उससे भी उम्मीद रहती है कि भाई आपकी जो फसल है या उससे कोई भी चीज़ लगी हुई है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आपके ग्रेन्स आपकी ऐसी दीवार से लगे हुए रखे हैं जो कि एकदम से पानी सोखती है, जहाँ पर सीलन रहती है, तो आपकी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी, जो आपकी ग्रेन्स हैं जो आपके ने स्टोर किया है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो फार्मूला है ना अपनाया जाता है कि 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, और ज़मीन से भी उसको 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रखा जाता है, ताकि किसी भी तरीके से उसके तक कोई भी नमी ना पहुँचे। अब इन चीज़ों को जब ये नीचे से भी उठा के रख रहे हैं, साइड से भी बचा के रख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलेस कहते हैं। ठीक है। एलेस प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब आपने एक स्टैक लगा लिया, उसके बाद फिर एलेस प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर दूसरा स्टैक लगाया जाता है, ताकि इसके अंदर एक स्पेस बनी रहे और प्रॉपर एयरिंग हो सके। और उसके बाद इनको रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाता है कि भाई इनमें कोई कीड़ा लगा तो नहीं है, स्प्रे किया जाता है, फ्यूमिगेशन की जाती है, और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको बचा के रखा जाता है। ठीक है। The silos are big and tall cylindrical structures. They store different stocks of food items at different levels. Each level has an opening through which grains can be taken out when required. आपको पता होगा कि जब ये इतने बड़े बड़े, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें इनके ना ऊपर जो लिड्स होती है ना,
इन लिड से हम इसमें ग्रेन्स डालते हैं, ठीक है। एक इंसान खड़े होकर ग्रेन्स डालता है और जब ये फुल हो जाता है उसको बंद कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अब जब हमें इसकी ज़रूरत होगी, हमें इसमें से अगर मैंने ये मेरे घर में रखा हुआ है, ठीक है, और मुझे अब यहाँ पे गेहूँ की ज़रूरत है, सपोज़ करो इसमें गेहूँ भरा है मैंने, अब मुझे गेहूं की ज़रूरत है, तो मैं क्या इसको ऊपर चढ़ूंगी, इसका ढक्कन खोलूंगी और इसमें से निकालूंगी? नो। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा बना होता है, बहुत छोटा सा, और उसमें ना क्या कहते हैं, यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ होता है। तो हमें जब भी जितनी भी हमें ग्रेन की ज़रूरत होती है ना, हम उसको दरवाजे को खोलते हैं, लॉक को खोलते हैं और यहाँ पर अपना एक बर्तन रखते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतना निकाल के इसको बंद कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर एंड एवरी प्लेस इन द कंट्री एंड टू मीट द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट अ ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। दीज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज कॉल्ड द बफर स्टॉक। अब एक बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब है कि भाई किसी भी कंट्री में खाने की कोई कमी ना हो, किसी भी ग्रेन की कोई कमी ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई उन्होंने हर जगह पे स्टॉक को मतलब ह्यूज स्टॉक को रिजर्व करने की एक वो लगाई है, करा है कि भाई आप यहाँ पर स्टॉक को रख सकते हो, तो उसको कहा गया है बफर स्टॉक, ठीक है। बफर स्टॉक ऑल्सो मेंटेन्स द प्राइस लाइन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में फूड ग्रेन की क्या प्राइस है वो उसको सेट करता है। इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। अब हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रेगुलरली बढ़ रही है, जिसकी वजह से फूड की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए फूड की जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ताकि इंक्रीज प्रोडक्शन होगा तो जिसकी वजह से फूड भी मतलब फूड ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को खाना प्रॉपर मिल पाएगा। इसी वजह से क्या हुआ है कि भाई हमें पता है पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, फूड की कमी ना हो तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा की जा रही है। उसके लिए क्या है कि इसीलिए हम बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही है, नई नई टेक्निक्स लेकर आई जा रही है। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ डिजिटल डिजिटल डिजिटल। तो ये मैं वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि आपने देखा है पहले ट्रैक्टर्स नहीं होते थे, फिर ट्रैक्टर्स है, फिर उसके बाद आपकी जो मशीन्स है थ्रेशिंग की, हार्वेस्टिंग की, वो सब आई। इवन आपके ग्रेन सुखाने की मशीन आई। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम से आई हैं, जो कि आपको हर तरीके से आपकी क्रॉप को ईल्ड करने में मदद करती है। प्रोवाइडिंग बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, यूज़ ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ replenishing nutrients in soil, using suitable methods of protection from weeds, pests and disease, and use of advanced agricultural implements may improve the crop yield। अगर हम अपनी क्रॉप को बहुत अच्छा पानी प्रोवाइड करेंगे, उसको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करेंगे, मैन्योर प्रोवाइड करेंगे और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे जो कि एक सॉइल को ज़रूरत होती है, ठीक है। और जितने भी मतलब मैंने अगर एक क्रॉप लगाई है, उम्मीद है 110% कि उसमें कीड़ा लगने का भी डर है, उसमें आके उसको रेट्स भी खा सकते हैं, बर्ड्स भी खा सकते हैं, तो मुझे उन सब से भी बचा के रखना है। मुझे रेगुलर उसमें पेस्टिसाइड्स डालने होंगे, ठीक है, वीड से बचा के रखना है, डिजीज़ से बचा के रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो एडवांस्ड वो है ना टूल्स हैं उनको यूज़ करूँगी और अपने क्रॉप को बचाऊँगी। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो क्रॉप की यील्डिंग है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से जब आपकी क्रॉप बहुत अच्छी निकलेगी, बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी, तो ऑब्वियसली आप पैसा भी ज़्यादा कमाओगे और ज़्यादा पॉपुलेशन आपका जो क्रॉप है, जो ग्रेन है, वो खा पाएगी, ठीक है। Use of better crop varieties can increase the crop yield. Better crop varieties having disease resistance and higher yield can be developed through plant breeding. अब plant breeding के थ्रू भी आप ये वाली सारी चीज़ें ला सकते हो। कैसे? Plant breeding is a technique through which scientists control the reproduction of plants to get the desired offspring. मतलब प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें कितने बच्चे उसके होंगे। मतलब ब्रीडिंग करना मतलब आप बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स अपने मन मुताबिक आप बना सकते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब छोटे छोटे प्लांट्स लगाना। हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जो कि यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज़। दो अलग अलग वेराइटीज़ हैं, उनको क्रॉस ब्रीड करा के क्या करते हैं, एक नई क्रॉप बनाते हैं, तो वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ये आपका एक जेनेटिक्स का पार्ट है। जब आप 9th क्लास में आओगे तो जेनेटिक्स में आप ये सब पढ़ोगे, आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा हर चीज़। यहाँ पर आपको सिर्फ लिख के दिखाया गया है, जो कि आपके शायद समझ में ना आ रहा होगा। फॉर हाइब्रिडाइजेशन वन प्लांट इज सिलेक्टेड एज मेल एंड द अदर एज फीमेल। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उनको क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रॉस करने में क्या होता है कि एंथर्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन से मिक्स किए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं।
फिर पॉलेंस ऑफ मेल प्लांट आर डस्टेड ऑन अ स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड प्लांट। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। एक कोई भी प्लांट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, एक मेल होना चाहिए उसमें, एक फीमेल होना चाहिए। एंथर्स ऑफ फीमेल, फीमेल के क्या लिए जाते हैं, एंथर्स ऑफ फीमेल प्लांट आर रिमूव्ड एट द बड स्टेज। बड स्टेज पर क्या किया जाता है, जो फीमेल प्लांट के एंथर्स है वो रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है अब वो प्लांट अपने आप ही से क्रॉस करके एक नया प्लांट बना लेता है, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन वो प्रोसेस है जब कि बड स्टेज में फीमेल प्लांट पे से एंथर्स को रिमूव किया जा रहा है, वो क्या है, इमैस्कुलेशन का प्रोसेस है। फिर उसके बाद क्या है, पॉलेंस ऑफ मेल प्लांट आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब ये जो हमने पॉलेंस, ये जो एंथर्स निकाले थे ना, अब हम मेल प्लांट में क्या लेंगे, पॉलेंस लेंगे। अब डस्ट किए जाते हैं स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब ये जो हमारा फ्लावर है ना, जहाँ से हमने बड स्टेज पे क्या एंथर्स निकाली, इस पे हम क्या डालेंगे, पॉलेंस डालेंगे। वंस द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज डन, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स विच कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि हमने पॉलेंस जो थे वो हमने कहाँ डाले, फीमेल प्लांट पे डाले, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये फ्यूज़ कर जाएंगे और फ्यूज़ करने के बाद एक नया सीड बनेगा जिससे कि एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू गेट अ वैरायटी हैविंग हायर यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस, साइंटिस्ट सेलेक्ट 2 प्लांट्स, वन हैविंग हायर यील्ड एंड द अदर हैविंग डिजीज रेजिस्टेंस। दिस सीड इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ न्यू वैरायटी। मतलब उन्होंने क्या किया, एक तो डिजीज रेजिस्टेंस था जिससे किसी भी प्लांट को डिजीज़ ना लगे, और एक था जिसकी हायर यील्ड हो। तो इन जब दोनों को क्रॉस कराया गया तो उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे पास सीड बन के आया उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो एक मेल में और एक फीमेल में थी। एक मेल और फीमेल में क्या थी, एक सीड में ये थी कि उसकी बहुत ज़्यादा हाई यील्ड थी, और दूसरे सीड में क्या थी कि उसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस था वो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किस में आ गई, एक लास्ट जो बेबी सीड बना है उसके अंदर आ गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन, देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर्स। ये आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है व्हीट क्रॉप में, इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन सी क्रॉप पे चला है, ये व्हीट क्रॉप पे है, ठीक है। इट हैज़ मेड आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड हैज़ इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। तो इससे क्या हुआ है, जो फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। Green revolution is brought about by importing high yield varieties of wheat from Mexico. New varieties of wheat with desirable characteristics were developed by cross breeding method. तो यहाँ पर क्या होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग मेथड यूज़ किया जाता है और तब क्रॉप को हाई यील्ड प्लांट्स बनाए जाते हैं। बिसाइड्स गिविंग अ हाई यील्ड, द प्लांट्स वर स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर एंड हैड अ बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स। और मतलब जब जैसे मैंने आपको बताया क्रॉस ब्रीड करके कोई सीड बनाया जा रहा है और उसको जब बोएंगे तो एक नया प्लांट आएगा, तो वो जो प्लांट आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन पहले से स्मॉल है, लेकिन वो जो फर्टिलाइजर्स मतलब जो ईल्ड दे रहा है, वो जो क्रॉप दे रहा है वो बहुत अच्छी दे रहा है। सिमिलरली हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ राइस, मेज, बाजरा, शुगर केन एक्सेट्रा वर ऑल्सो डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग। तो इन सब की भी क्रॉस ब्रीडिंग से इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसकी भी क्रॉप लगाई है, ठीक है। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, द एनिमल्स नीड गुड फूड, शेल्टर एंड केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन। ये हम सभी जानते हैं, जैसे कि इंसानों को ज़रूरत होती है ऐसे ही एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है। द साइंस विच डील्स विद ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का आपको पता होना चाहिए, ये एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है साइंस में, जो कि किस चीज़ में डील करती है, ब्रीडिंग में, फीडिंग में और केयरिंग में, किसके, डोमेस्टिक एनिमल्स की। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम, अब हम काउ से, बफेलो से, गोट और कैमल से हमें मिल्क मिलता है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्पफुल होता है, चीज़, कर्ड और घी। इसी तरीके से रियरिंग और ब्रीडिंग जो होती है पोल्ट्री एनिमल्स की, जैसे कि हैन, डक और टर्की फॉर एग्स एंड मैन इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। इसको हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। अच्छा, हम हैन को क्यों पालते हैं, ताकि हमें मीट भी मिल सके और एग्स भी मिल सकें, और ऐसे ही डक को और टर्की को भी। देन द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश इन फिश नर्सरीज कॉल्ड हैचरीज इज़ नोन एज पिसिकल्चर। पिसिकल्चर वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डील करते हैं फिशेस से,
ठीक है। नाउ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है, ये कॉन्सेप्ट मैप है ताकि आपका एक ही बार में रिवीजन हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आपको जो क्रॉप्स है आप क्रॉप्स में यहाँ पर टाइप्स दिए हैं, देन यहाँ पर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट दिया है, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ये सारे प्रैक्टिसेस हमने पढ़े हैं। ठीक है, हर एक में कितने टाइप्स हैं वो आप देख सकते हैं। इवन यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ये जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था। अगर आपने ये एक फ़्लो चार्ट अपने दिमाग में बिठा लिया ना, और ये अगर आपने पेपर में बना दिया, उन्होंने अगर ये स्टेप्स पूछे, ये आपने ऐसे करके लिख दिया, ये फ़्लो चार्ट बना दिया, 110% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ना टेक्निक होती है लिखने की। ठीक है, एग्ज़ाम अगर लिखने की टेक्निक नहीं आती तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। और ये गारंटी देती हूँ, अगर आपने 50% याद किया है और मेरी टेक्निक से लिखा है ना, तो आप 110%, 90% लेकर आओगे मार्क्स। ठीक है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन आपको उस तरीके से करना होगा जिस तरीके से मैं बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी जो वर्कशीट्स है ये मैं रेगुलरली आपको अपलोड कर दूंगी। और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा चैप्टर, और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।